हेलो दोस्तों, तो आज हम आपके लिए क्लास 10 का केमिस्ट्री का पार्ट 2 वीडियो, फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो लेकर आए, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले रासायनिक समीकरण एक टॉपिक है और दूसरा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। तो इससे पहले कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें। हम आपको इस वीडियो में रासायनिक समीकरण के बारे में पूरा बताएंगे और रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन सी विशेषताएं होती है उसके बारे में बताएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर भी करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बिना देर करते हुए अब चलते हैं वीडियो की। हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हम रासायनिक समीकरण को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम रासायनिक अभिक्रिया की जो विशेषताएं होती उसके बारे में जानेंगे। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं कहने का मतलब कि जब कभी भी कोई दो पदार्थों के बीच अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो कौन कौन सी घटनाएं घट सकती, कौन कौन सी विशेषताएं होती है। तो मुख्यतः जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो विशेषताएं होती है वह 5 विशेषताएं होती जो कि निम्नलिखित है। मतलब कि पहला जो है, जब कोई भी पदार्थ के साथ अभिक्रिया कराया जा रहा है दो पदार्थों के बीच, तो उसमें ताप में परिवर्तन हो सकता है। ताप में परिवर्तन हो सकता है मतलब कि गारंटी नहीं कि जब कभी भी कोई भी पदार्थ को अगर रासायनिक मतलब कि अभिक्रिया करवाएंगे तो उसमें ताप का परिवर्तन हो ही जाएगा, मतलब हो सकता है। पहला कंडीशन था। दूसरा क्या है, रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। तीसरा जो है अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। जैसे कि पहला ताप में परिवर्तन, दूसरा क्या हो सकता है रंग में परिवर्तन, और तीसरा क्या है अवस्था में परिवर्तन। चौथा जो है क्या कि अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना। और ये जो टोटल है वो कितने 5 है। पहला जो ताप में परिवर्तन, दूसरा रंग में परिवर्तन, तीसरा अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, चौथा अवक्षेप का बनना, और पांचवा जो है मतलब गैस की उत्पत्ति। गैस की उत्पत्ति। जब कभी भी कोई दो पदार्थों के बीच अगर रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें इन 5 घटनाओं का सामना करना पड़ता है। यानी कि या तो कभी भी कोई पदार्थ से दो पदार्थों के बीच अभिक्रिया कराएंगे तो या तो ताप में परिवर्तन हो सकता है, या तो रंग में परिवर्तन हो सकता है, या तो अवस्था में भी परिवर्तन हो सकता है, और चौथा जो अवक्षेप का बनना, और पांचवा गैस की उत्पत्ति। हम इन पांचों के बारे में विश्लेषण करते हैं। जैसे कह रहा है कि अगर हम कोई भी पदार्थ को जब अभिक्रिया कराएंगे दो पदार्थों के बीच तो उसके बीच जो होगा उसमें ताप में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कि आप कभी भी घर पोतते होंगे तो उसमें एक चूना आता है जिसको हम लोग कली चूना के नाम से जानते हैं, और जब उस पर हम लोग पानी थोड़ा डालते हैं मतलब जल जब डालते हैं तो वह क्या होता है, वह गर्म हो जाता है। क्या होता है, गर्म हो जाता है, यानी कि हीट हो जाता है, और उससे उष्मा का उत्सर्जन होने लगता है। मतलब कि जो है पहले जो था चूना जो था वो क्या था, ठंडा था, और जब इस पर हम क्या डालें, पानी डालें यानी कि जल डालें, तो ये दोनों मिलकर जो अभिक्रिया किया तो यह जो क्या हो गया, यह गर्म हो गया। क्या हो गया, गर्म हो गया। गर्म होने के साथ साथ क्या हुआ, उष्मा का उत्सर्जन, उष्मा का उत्सर्जन। यानी कि जैसे कि पहले ठंडा था अब ये गर्म हो गया, तो ताप में परिवर्तन हुआ कि नहीं। पहले जो था ताप क्या था, ठंडा था, मतलब ताप कम था, और जब इस पर हम चूना पर जब पानी डाले हैं तो क्या हो गया, गर्म हो गया, और गर्म होकर उष्मा का मतलब कि उष्मा का मतलब कि निष्कासन होने लगा, उत्सर्जन होने लगा, तो क्या हुआ, ताप में परिवर्तन। तो हम बताएं कि कोई जरूरी नहीं है कि कभी भी कोई भी पदार्थ के बीच अगर अभिक्रिया कराते हैं तो हमेशा ताप में परिवर्तन होगा। मतलब कोई कोई रेयर केस में कभी कोई ऐसा भी पदार्थ होगा कि हम जब उसको अभिक्रिया किसी पदार्थ से भी करवाएंगे तो उसमें ताप में परिवर्तन हो सकता है। और इसी तरह रंग में भी परिवर्तन होता है। जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट जो है उसका जलीय विलयन जो है मतलब कि वह बैंगनी कलर का होता है। कैसा होता है, बैंगनी कलर का, पोटेशियम परमैंगनेट का। तो जब हम इसके जलीय विलयन में, किसके, पोटेशियम परमैंगनेट के जलीय विलयन में अगर हम नींबू को थोड़ा थोड़ा निचोड़ते हैं, मतलब कि थोड़ा थोड़ा ऐसे जो गाड़ते हैं जैसे शरबत में डालते हैं, उसी तरह जब निचोड़ते हैं, क्या करते हैं, निचोड़ते हैं, तो यह जो पोटेशियम परमैंगनेट का जो जलीय विलयन का रंग बैंगनी होता है वह धीरे धीरे गायब हो जाता है। क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो पहले क्या था, रंग पहले जो था बैंगनी था, और जब उसमें नींबू निचोड़े मतलब नींबू का जो रस है उसे धीरे धीरे करके डालें तो यह बैंगनी रंग
मतलब चेंज हो गया। क्या हो गया? चेंज हो गया। तो देखिए जब अभिक्रिया मतलब कि दो कंडीशन के बारे में समझ चुके थे कि जैसे कि कभी जब चूना को पानी मतलब कि कली चूना जो है उस पर अगर हम पानी को डालते हैं तो क्या होता है? ताप में परिवर्तन होता है, मतलब हीट हो जाता है। तो पहला कंडीशन था ताप में परिवर्तन, तो हम इसका एक एग्जाम्पल ये लिए थे। और दूसरा जो है रंग में परिवर्तन। तो रंग में परिवर्तन हम बोले कि पोटेशियम परमैंगनेट के जलीय विलयन जो उसका रंग जो होता है बैगनी होता है, और उसमें जब जो नींबू है उसको निचोड़कर मतलब उसका रस डालते हैं तो उसका बैगनी रंग परिवर्तन होता है, मतलब चेंज हो जाता है, यानी कि रंग में परिवर्तन होता है। और तीसरा जो है कि जब कभी कोई पदार्थ जैसे है उसको जैसे मान लिया जाए अगर कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, तो जब कार्बन मतलब कि सीधे समझेंगे इस तरह से कि जैसे कोई ठोस पदार्थ है, मान लिया जाए ये ठोस पदार्थ है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और जब इसको हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो इसमें जो है यह ठोस पदार्थ है। क्या है? ठोस पदार्थ है, कैल्शियम कार्बोनेट ठोस पदार्थ है। और जब इसको गर्म करते हैं तो ये कली चूना और कार्बन डाइऑक्साइड के गैस मतलब के रूप में परिवर्तित होता है, टूट जाता है। तो ये हुआ क्या? ये कैल्शियम ऑक्साइड भी ठोस है लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस है। तो इसमें क्या हुआ कि अवस्था में परिवर्तन। पहले ये जो कैल्शियम कार्बोनेट था वह क्या था? ठोस था, लेकिन जब इसको गर्म किए तो ठोस और गैस के रूप में परिवर्तित हो गया। ये हो गया अवस्था में परिवर्तन। अब हम देखेंगे चौथा नंबर क्या? अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना, तो अवक्षेप का बनना कहने का मतलब क्या है कि जब अवक्षेप का बनना जैसे कि सोडियम क्लोराइड जो होता है, क्या सोडियम क्लोराइड मतलब साधारण नमक का जलीय विलयन में अगर सिल्वर नाइट्रेट का मतलब कि घोल डालते हैं तो उसमें क्या होगा कि सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बन जाएगा। मतलब कि जैसे हम क्या कहें सोडियम क्लोराइड NaCl में किसका मतलब कि सिल्वर नाइट्रेट का AgNO3 का अगर घोल डालेंगे, NaCl मतलब कि सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन में जब सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालेंगे तो इसमें सिल्वर क्लोराइड का एक अवक्षेप बनेगा जो मतलब कि जिसका रंग दही जैसा सफेद रहेगा। तो सबसे पहले हम इसमें जो है सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट के बीच अभिक्रिया कराए तो कैसा मतलब कि पदार्थ बन गया? ये ठोस पदार्थ बन गया, मतलब अवक्षेप बन गया। कौन सा? सिल्वर क्लोराइड का। तो यही मतलब कि बोल रहा है कि कभी कभी ऐसा भी अभिक्रिया होता है कि जब दो पदार्थों के बीच अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें अवक्षेप का भी निर्माण होता है। अवक्षेप का निर्माण होता है, जो कि अवक्षेप का निर्माण होगा वह जो जलीय विलयन से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, पृथक हो जाएगा। अब चौथा जो क्या है? गैस की उत्पत्ति। तो गैस की उत्पत्ति तो हमको यहाँ भी देखने को मिल रहा है कि जैसे ठोस था और ठोस को जो मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किए तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण किया। तो मतलब कभी कभी ऐसा भी अभिक्रिया होता है कि उसमें गैस की उत्पत्ति भी होती है। ये रासायनिक अभिक्रिया के 5 विशेषताएं थे। अब हम लोग देखते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या है, इसके बारे में समझते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या है। तो जैसे कि आप कभी भी देखते होंगे, अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल लिए थे तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट था और कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते थे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता था। तो हम उसके जो कार्बन का जो संकेत होता है और कैल्शियम का जो संकेत होता है, मतलब कि सभी तत्वों का जो संकेत होता है हम संकेतों के द्वारा लिख रहे थे। तो वही बोल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भी अभिकारक भाग लेते हैं या तो अभिकारक से प्रतिफल का निर्माण होता है, तो उस अभिकारक एवं प्रतिफलों को जब उसके संकेतों एवं सूत्रों के द्वारा लिखा जाता है तो उसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। और रासायनिक समीकरण लिखने की बहुत सारे मतलब कि जब रासायनिक समीकरण को जब संक्षिप्त रूप में उसके संकेत और सूत्रों से लिखते हैं तो बहुत सारे फायदे होते हैं। समय का बचत होता है, जगह कम लगता है, मतलब कि और बहुत सारे मतलब कि पूरे विश्व में इसी तरह का कंडीशन का प्रयोग होता है जो मतलब रासायनिक समीकरण के रूप में लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, ये दोनों मिलकर बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसमें क्या है, हम इसको अगर इस तरह से लिखते हैं हाइड्रोजन और प्लस ये क्या है क्लोरीन, और जब इसको हम यहाँ पर क्या लिखते हैं हाइड्रोक्लोरिक
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ क्या हम बोले कि जब कभी भी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक जो होते हैं, जो मतलब कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं, उसको जब उसके संकेत या सूत्र के द्वारा, जैसे रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उसको अभिकारक कहते हैं, और जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम प्रतिफल कहते हैं। तो इन अभिकारकों एवं प्रतिफलों को जो उसके संकेत और सूत्रों की सहायता से अगर लिखा जाएगा तो उसी को हम रासायनिक समीकरण कहेंगे। जैसे ये हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का संकेत H है, और ये क्लोरीन, मतलब ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन का संकेत Cl है। तो हम देख रहे हैं, हम इसका संकेत से लिख रहे हैं, और इधर ये HCl है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसका संकेत क्या है HCl, मतलब इसका सूत्र क्या है HCl। तो जब कभी भी अभिकारक एवं प्रतिफलों को उसके संकेतों एवं सूत्रों के द्वारा लिखा जाएगा उसी को हम रासायनिक समीकरण कहेंगे। और रासायनिक समीकरण लिखने के बहुत सारे मतलब कि फायदे हैं। जैसे कि अब हाइड्रोजन है, तो सबसे पहले हाइड्रोजन को हम H2 आसान से लिख सकते हैं, जो कि समय का बचत हुआ और जगह का भी बचत हुआ। और ये जो लिखने की विधि है और जो इससे फायदे होने वाली है और इसकी सीमाएं क्या है, हम लोग अगले सीरीज में पढ़ेंगे। और इसका जो रासायनिक समीकरण मतलब कि कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग अगले सीरीज में पढ़ेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगले वीडियो का इंतजार करें, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।